छात्रों, कल नेहरू रिपोर्ट की में जिन सिफारिशों को भारतीय राजनेताओं के द्वारा ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया और एक चुनौती को स्वीकार करके अपना स्वयं का संविधान अपने द्वारा बनाए, उसकी प्रक्रिया पूरी करके चुनौती के रूप में ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। मोटे तौर पर समिति ने भारत को धर्मनिरपेक्ष घोषित किए जाने, प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता का व्यवहार एवं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किए जाने की सिफारिश की। समिति का कहना था कि निर्वाचन प्रणाली में वयस्क मताधिकार के आधार को प्रमुखता प्रदान करनी चाहिए। 21 वर्ष या उससे अधिक व्यक्ति को मताधिकार का अधिकार देना चाहिए। निम्न सदन में सीधे चुनाव के द्वारा प्रतिनिधियों को चुना जाए एवं उच्च सदन में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर चुनाव हो और इसमें सदस्यों की संख्या एवं उच्च सदन के सदस्यों की संख्या 200 रखने की सिफारिश की गई। समिति ने केंद्रीय कार्यकारिणी के संबंध में यह भी कहा कि क्राउन की ओर से गवर्नर जनरल एवं उसके प्रतिनिधि के रूप में इन शक्तियों का उपयोग एक तरह से उपभोग करेगा। गवर्नर जनरल को एक 7 सदस्य ये मंत्रिपरिषद रखने का इसमें प्रावधान था, जिसमें प्रधानमंत्री का अतिरिक्त ब्रिटिश संसद की परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति गवर्नर जनरल की सलाह के आधार पर की जाएगी एवं गवर्नर जनरल की सलाह पर प्रधानमंत्री उच्च मंत्रियों को नियुक्त करेगा। इस तरह के प्रावधान भी था। मंत्रिपरिषद केंद्रीय विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। समिति का यह भी कहना था कि संविधान की व्याख्या एवं प्रांतों से होने वाले अन्य विवादों के लिए एक उच्चतम न्यायालय की भी स्थापना की जानी चाहिए। भारत की प्रतिरक्षा के संदर्भ में इस रिपोर्ट में कहा कि एक डिफेंस कमेटी गठित की जाए, जिसमें प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, मुख्य सेनापति, वायुसेना जनरल, जल सेना के प्रमुख, सेनापति एवं रक्षा समिति के 2 सदस्य इसमें सम्मिलित होने चाहिए। इस समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय सेना संबंधी नियम बने। इस समिति ने भी कहा कि भारत में देशी रियासतों के संबंध में देशी राज्यों के विशेषाधिकार की रक्षा की जावे, उन्हें संघ में सम्मिलित करने के प्रयास किए जाएं व उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। कुल मिलाकर के नेहरू रिपोर्ट की सिफारिश थी और यदि इनका अनुशीलन किया जाए, विश्लेषण किया जाए, तो ये कहा जा सकता है कि साइमन कमीशन एवं इस रिपोर्ट में कुछ अंतर थे। नेहरू रिपोर्ट में डोमिनेंट स्टेट्स की मांग की गई, जबकि साइमन कमीशन में इस प्रकार की कोई बात नहीं स्पष्ट थी। साइमन कमीशन ने केंद्र में उत्तरदायी शासन की मांग के स्थान पर अनुत्तरदायी शासन की स्थापना थी, जो कि विसंगति थी, जो कि भारत के संदर्भ में कदापि स्वीकार्य नहीं थी। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के संदर्भ में दोनों में स्पष्ट अंतर था। नेहरू रिपोर्ट में इसे समाप्त करने की अनुशंसा की, जबकि साइमन कमीशन ने इसे पूर्वतः 1909 के अधिनियम के अंतर्गत जिसकी शुरुआत की थी, उसी को यथावत रखने का इसके अंतर्गत सिफारिश थी। तो स्पष्ट था, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत हमारे यहाँ होना चाहिए। सभी धर्मों को समान अधिकार प्रदान करने की बात हमारे संविधान से संबंध में होनी चाहिए। साइमन कमीशन में मौलिक अधिकारों के प्रति कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया,
जबकि नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों की स्पष्ट अवधारणा की गई। इस प्रकार नेहरू रिपोर्ट साइमन कमीशन की तुलना में एक व्यापकता लेते हुए प्रगतिशील दस्तावेज था। इसका भारत के स्वतंत्रता संग्राम में विशिष्ट ऐतिहासिक महत्व था, क्योंकि ये रिपोर्ट भारतीयों द्वारा भारतीयों के लिए तैयार की गई प्रथम एक संवैधानिक रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट ने समूचे भारत के समक्ष एक महान आदर्श को एक तरह से प्रस्तुत किया। वर्तमान भारतीय संविधान में इस रिपोर्ट के में अनेक बातों को हम देख सकते हैं, फिर भी इस रिपोर्ट को अंततः सम्मिलित रूप से भारतीय राजनीतिक दलों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। ये एक बहुत बड़ी त्रुटि थी, गलती थी। मुस्लिम, सिख, हरिजन आदि रिपोर्ट से पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं थे। यद्यपि 1927 के अंत से ही भारतीयों में राजनीतिक एकता का विकास होता हमें दिखाई दे रहा था। जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने कुछ शर्तों के आधार पर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करने पर सहमति सिद्धांत तय व्यक्त कर दी थी। ये शर्तें जिसमें कि मुसलमानों के लिए सीटों का आरक्षण होना चाहिए, केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों के लिए सीटें पंजाब, बंगाल एवं 3 मुस्लिम बहुल प्रांत जिनमें कि सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में मुसलमानों की जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व इसमें मिलना चाहिए। इस तरह की शर्तें कुछ रखी गई। उदारवादी नेता तेज बहादुर सप्रू ने नेहरू रिपोर्ट में किए गए इस संशोधन का जोरदार ढंग से समर्थन किया, जिसके अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा में मुसलमानों के लिए 1/3 स्थान सुरक्षित रखने का प्रस्ताव था। उनका कहना था कि देश में पूर्ण सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए जिन्ना के उक्त प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना ही देश हित में है। किंतु हिंदू महासभा के नेता जयशंकर जायकर ने जिन्ना के प्रस्ताव का विरोध किया, क्योंकि उनका मानना था कि जिन्ना मुसलमानों के वास्तविक प्रतिनिधि की हैसियत में इस तरह की शर्तें रख रहे हैं। उन्होंने इस बात की भी धमकी दी कि यदि नेहरू रिपोर्ट में से इस संबंध में कोई भी छेड़छाड़ की गई तो हम इस प्रस्ताव को ठुकरा देंगे। जिन्ना इस सब व्यवहार के कारण आहत हुए, जिससे मुसलमानों को एकजुट करने का मन उन्होंने बनाया। इसी बीच मोहम्मद शफी के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के एक विरोधी गुट का अधिवेशन लाहौर में हुआ। वस्तुतः मोहम्मद शफी के लॉर्ड इरविन के साथ एक तरह से अच्छे संबंध थे। ब्रिटिश सरकार ने यहाँ भी विभाजन करो और राज करो की नीति का निरंतर जारी रखते की नीति का ही सहारा लिया, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की बर्किनहेम का मानना था कि नेहरू रिपोर्ट पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक तरह से उन्होंने भारतीयों को चैलेंज किया, वास्तविक रूप में भारत को कुछ नहीं देना चाहते थे। इस कारण से स्वतः ही इस रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डालने का मकसद बनाए हुए थे। इसी तरह का माहौल उन्होंने धीरे धीरे क्रिएट करना शुरू कर दिया। उसने इस रिपोर्ट को पारित न होने संबंधी दबाव इरविन पर बनाया। इरविन ने आगा खां को कहा कि यह रिपोर्ट पास नहीं होनी चाहिए। मार्च 1929 में जिन्ना ने निरंतर यह प्रयास किया कि मुसलमानों के समस्त गुट मिलकर सरकार एवं कांग्रेस का सामना कर सके। जिन्ना द्वारा इस संबंध में अपना प्रसिद्ध 14 सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत किया, जिसकी विवेचना उन बिंदुओं के आधार पर जिन्ना एक तरह से स्पष्ट मुसलमानों के नेता उभर करके सामने आए और इस नेहरू रिपोर्ट के लिए एक मुसीबत की स्थिति लगभग बन गई थी। धन्यवाद।